नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन बाल। बुलेटिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात से। जी हां, पीएम मोदी ने उत्तराखंड के देहरादून में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। दिल्ली से देहरादून तक की दूरी इस एक्सप्रेसवे के जरिए महज 2.5 घंटे की रह जाएगी। एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद दिल्ली से देहरादून की दूरी 250 किलोमीटर से घटकर यहां पर कम हो जाएगी। और इसके साथ ही आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा है। दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। पहला फायदा तो यह है कि इससे समय बचेगा, आना जाना सस्ता और तेज होगा, लोगों का पेट्रोल डीजल कम खर्च होगा, किराया भाड़ा कम होगा और दूसरा बड़ा फायदा रोजगार का होगा। अब इसके निर्माण में 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए तो हजारों श्रमिकों को काम मिला। साथ ही जो इंजीनियर है, अन्य स्किल्ड वर्कफोर्स है, ट्रांसपोर्ट है, उससे जुड़े साथी हैं, उनको भी बहुत बड़ी मात्रा में काम मिला है। किसानों और पशुपालकों की उपज भी अब तेज गति से बड़ी मंडियां और बड़े बाजारों तक पहुंचेगी। साथियों, इस शानदार एक्सप्रेसवे से उत्तराखंड के टूरिज्म को बहुत ही बड़ा फायदा देगा। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और 4 धाम यात्रा के लिए ये सबसे प्रमुख मार्ग बनेगा। कभी उत्तराखंड के गांवों में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां बदल जाती थी। आज डबल इंजन सरकार के प्रयासों से अब सड़क गांव तक पहुंच रही है। जो गांव पहले वीरान पड़ गए थे, वो फिर से जीवंत हो रहे हैं। 4 धाम महामार्ग परियोजना हो, रेल परियोजनाओं का विस्तार हो, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे हो, विकास की ये रेखाएं इस क्षेत्र के कोने कोने में जीवन की भी भाग्य रेखाएं बन रही है। साथियों, 21वीं सदी का भारत आज जिस स्पीड और जिस स्केल पर काम कर रहा है, उसकी पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। मैं आपको उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी और दिल्ली का ही उदाहरण देता हूं। कुछ सप्ताह पहले ही दिल्ली मेट्रो का विस्तार हुआ, मेरठ में मेट्रो सेवा की शुरुआत हुई, दिल्ली मेरठ नमो भारत रेल रेस को समर्पित की गई, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हुई, हवाई जहाजों के लिए एमआरओ फैसिलिटी पर काम शुरू हुआ और आज देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है। साथियों, इतने छोटे से रीजन में ये सब इतने कम समय में हो रहा है। कल्पना कीजिए, देश में कितने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं, 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है, वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है। एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा हिस्सा यूपी से होकर गुजरता है। इससे गाजियाबाद, बागपत, बड़ौद, शामली और सहारनपुर जैसे अनेक शहरों को भी बहुत फायदा होगा। टूरिज्म के लिहाज से ये प्रोजेक्ट बहुत अहम है। मैं पूरे देश को इस प्रोजेक्ट की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बीते दशक से हमारी सरकार राष्ट्र की इन विकास रेखाओं पर अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। अभी नितिन जी ने बहुत सारे आंकड़े सिर्फ उत्तराखंड से संबंधित बताए आपको। देखिए, साल 2014 तक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साल में पूरे देश में
2 लाख करोड़ रुपए भी खर्च नहीं होते थे। ये मैं पूरे हिंदुस्तान की बात बताता हूं। 2 लाख करोड़ भी नहीं होते थे। आज ये 6 गुना अधिक 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। क्यों? आज डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की जयंती भी है। मैं बाबा साहब को कोटि कोटि देशवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बीते दशक में हमारी सरकार ने जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, वो संविधान की गरिमा को पुनः स्थापित करने वाले रहे। आर्टिकल 370 हटने के बाद आज पूरे देश में भारत का संविधान लागू है। जिन दर्जनों जिलों में माओवाद, नक्सलवाद खत्म हुआ है, वहां भी अब संविधान की भावना के अनुरूप काम हो रहा है। साथ ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के उद्घाटन पर इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रस्तावित निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे परियोजना राज्य के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का हर कार्यक्रम विशेष और ऐतिहासिक होता है। आज का दिन कई मायनों में खास है। प्रधानमंत्री जी का प्रत्येक कार्यक्रम विशिष्ट होने के साथ साथ ऐतिहासिक भी होता है, परंतु आज का दिन कई मायनों में विशेष है। आज जहां आज उत्तराखंड के विकास की लाइफलाइन, देश की लाइफलाइन के साथ दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में जुड़ रही है, वहीं आज देश में सामाजिक सौहार्द एवं समरसता को मजबूत करने के लिए वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने वाले महापुरुष भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। मैं संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की इस जयंती के अवसर पर उनको अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। इसके साथ ही जहां आज भगवान सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे सिख भाई बहन खालसा पंथ की स्थापना के प्रतीक स्वरूप सिख नववर्ष मना रहे हैं, वहीं हमारे अन्नदाता प्रकृति की उपासना करते हुए बैसाखी पर्व को हर्षोल्लास से मना रहे हैं। मैं बैसाखी की भी आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार को निर्माण करने वाला और पर्यटन को गतिशीलता देने वाला ऐसा प्रकल्प है। यह एक्सप्रेसवे बनने से देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश सहित समूचे उत्तराखंड के लिए एक आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास के लिए नए द्वार खुलने वाले हैं। इसकी लागत 12,000 करोड़ रुपए है। ये 213 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे है, जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे से शुरू होकर अक्षरधाम से शास्त्री पार्क, खजूरी खास, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से देहरादून तक आता है। अभी दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 22 किलोमीटर डिस्टेंस भी कम होने वाला है। अभी 8 घंटे लगते हैं, अब यह सफर 2 से सवा 2 घंटे में हो जाएगा, जिसके कारण यहां के विकास के लिए बहुत गतिशीलता मिलेगी। सहारनपुर बाईपास से हरिद्वार तक 51 किलोमीटर 6 लेन का स्पर रोड जून में, उसका भी हम उद्घाटन करेंगे। गणेशपुर से देहरादून के बीच 12 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर है। उसके साथ हमने वाइल्ड लाइफ के लिए विशेष रूप से प्रोटेक्ट किया है। मुझे बहुत खुशी है कि इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये तीनों हमारे सोसाइटी के महत्वपूर्ण पिलर है। एक तरफ विकास भी करना है और दूसरी ओर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से निरीक्षण किया है। वहां के वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए हमने ये चिंता की है
कि पर्यावरण की रक्षा कैसे हो, इसके लिए अनेक नए नए चीजों का अनुकरण, इनिशिएटिव इस प्रोजेक्ट में हमने लिया है। तो लखनऊ से खबर है, जहां पर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे और इसके साथ ही उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है और अपने परिवार की जो भी आमदनी है उसमें सहभागी बने। इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कार्य कर रहे हैं। हम अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि बाबा साहब के इस कार्यक्रम में हमारी मेयर भी आ गई हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। हम सब मिलके अभी बाबा साहब तो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे। बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसके साथ ही आपको बता दें कि भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए, जहां पर आज बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मुख्य तौर पर उनके आदर्शों को नमन किया गया। महासभा के परिसर में हो रहा है। महासभा ने विगत वर्षों में जो भी कार्य किया है, जो भी सामाजिक कार्यक्रम चलाए हैं, जो भी सामाजिक आंदोलन चलाए हैं, उसका विवरण, उसका बाबा साहब के सिद्धांतों के बारे में और उसका पूरा विवरण इस पत्रिका में है। अब मैं महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच पर आएं और अपना स्वागत भाषण दें। वहीं पर बिहार में अब नई सरकार बनने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। बता दें, सम्राट चौधरी को बिहार का नया मुख्यमंत्री चुने जाने पर मुहर लग गई है। बीजेपी विधानमंडल दल की अहम बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में वरिष्ठ नेताओं और विधायकों की मौजूदगी रही है और इसके साथ सर्वसम्मति से उनके नाम पर सहमति बनने की बात सामने आई है। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में नया अध्याय भी शुरू किया जा रहा है और आपको बता दें कि समर्थकों में भारी उत्साह का माहौल देखा गया। तो बीजेपी विधानमंडल की बैठक में मुहर लग गई है और सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए सीएम। आपको बता दें, भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। 15 अप्रैल को होगा शपथ ग्रहण समारोह। तो वहीं पर इससे पहले बिहार की राजनीति में भावुक पल देखने को मिला। जी हां, बता दें आपको कि 2 दशकों तक सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की अंतिम बैठक हुई और नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अंतिम बैठक के बाद बाहर निकलने पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार के लिए ये काफी भावुक पल था। कैबिनेट के सभी सदस्यों के लिए ये भावुक पल रहा और नीतीश कुमार ने सभी के प्रति आभार भी व्यक्त किया। तो अंतिम बैठक में सभी भावुक दिखाई दिए। तो वहीं पर तमिलनाडु में इसी महीने होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक ओर सियासत में जबरदस्त गर्माहट देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर अब राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी तेज कर दी है और इसी क्रम में बीजेपी ने चेन्नई में आगामी चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बता दें आपको कि पार्टी ने चुनाव को लेकर अपनी योजनाएं और वादे जनता के सामने रखे हैं। पार्टी ने ऐलान किया है कि सत्ता में आने पर हर घर की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे और हर परिवार को एक बार 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, सामाजिक न्याय, समावेश और सशक्तिकरण के उनके आदर्श देश के विकास का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर अम्बेडकर को उचित सम्मान नहीं देने का भी आरोप लगाया।
भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पे समस्त भारतवासियों को मैं उनके जयंती के अवसर पे बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जीवन जिस प्रकार से समाज को सुधार के लिए, शिक्षित करने के लिए और समाज की भागीदारी को सुनिश्चित करने का उनका जो अपना जीवन का विचार रहा, निश्चित रूप से आज भी भारत के जो नवनिर्माण में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके आदर्शों की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने संविधान में सबकी भागीदारी की बात की, महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात की, और हम कह सकते हैं समाज के हर वर्ग को एक आवाज, उनकी आवाज को बुलंद करने का जो उन्होंने काम किया, वो निश्चित रूप से समाज के हर वर्ग को आज उत्साहित करता है, प्रेरित करता है। नई दिल्ली में भारत रत्न बी.आर. अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के विकास और संविधान के महत्व पर विस्तृत विचार साझा किए। इस मौके पर उन्होंने भारत की ऐतिहासिक यात्रा और भविष्य की दिशा को रेखांकित किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका योगदान भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव है। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर के विचार आज भी देश को दिशा देने का काम कर रहे हैं। अम्बेडकर हमारे संविधान के निर्माता की आज जयंती है। इस दिवस पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री संग्रहालय के सभी हमारे महानुभावों को, नृपेंद्र मिश्रा जी को, लोहानी जी को, उनकी संपूर्ण टीम को, कि जो एक भारत की आजादी का सफर और आजादी के बाद अमृत महोत्सव का सफर और अमृत महोत्सव से अमृत काल के सफर के बाद शताब्दी काल का सफर में भी प्रधानमंत्री संग्रहालय के साथ डाक विभाग इस सफर में अपना उत्तरदायित्व निभाएगा। जैसे पिछले 75 वर्षों से ज्यादा डाक विभाग ने भारत की स्वतंत्रता और भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में अपना योगदान दिया है, वैसे भविष्य के आने वाले 22 वर्षों में भी, 21 वर्षों में भी वही भागीदारी डाक विभाग पूर्ण रूप से अपना दायित्व संभालेगा। आज पोस्ट कार्ड्स संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर और प्रधानमंत्री संग्रहालय के स्थापना दिवस पर हम लोग ने यहाँ बैठकर लोकार्पण किया है और उसी के साथ जो एक मसौदे पर हस्ताक्षर किया है, एमओयू का, जहां डाक विभाग और प्रधानमंत्री संग्रहालय दोनों मिलकर केवल डाक विभाग का एक आउटलेट प्रधानमंत्री संग्रहालय में हम लोग स्थापित नहीं करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री संग्रहालय के साथ मिलकर प्रस्तुतिकरण देश भर में, एग्जीबिशंस और फिलैटली देश भर में साथ में मिलकर एक भागीदारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो मैं नृपेंद्र मिश्रा जी को और प्रधानमंत्री संग्रहालय और मेरे डाक विभाग को भी बधाई अपनी तरफ से मैं अर्पित करना चाहता हूं। और इस दिवस पर हम लोग सब संविधान के प्रति, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति और इस प्रधानमंत्री संग्रहालय के प्रति केवल श्रद्धा नहीं, लेकिन श्रद्धा के साथ साथ एक संकल्प भी, आने वाले भारत को प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं आत्मनिर्भर बनाना, सशक्त बनाना, विकसित बनाना, इसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ें। कर लेते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के सियासी पारी की। जी हां, जहां पर एक और बीजेपी जीत का परचम लहराना चाहती है, तो वहीं पर कांग्रेस भी पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरकर जीत का परचम लहराती हुई नजर आ रही है।
बता दें पश्चिम बंगाल के रायगंज में चुनावी रैली के दौरान ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और बीजेपी वोटों की चोरी कर रही है और देश के लोकतंत्र को कमजोर करने में लगे। राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सचेत रहें और अपने अधिकारों की रक्षा करें। इस दौरान आगे राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। में चुनाव हो रहा है, एक तरफ बीजेपी जिसकी नफरत भरी विचारधारा है, हिंसा फैलाती है, उनके प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हैं, उनकी तो बात ही नहीं करनी। दूसरी तरफ बंगाल में टीएमसी पार्टी जो बीजेपी के लिए रास्ता बना रही है, क्योंकि अगर टीएमसी ने अपना काम किया होता, आपको रोजगार दिया होता, नफरत नहीं फैलाई होती, तो यहां पे बीजेपी का कोई सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी दिखती ही नहीं बंगाल में। मैंने अडानी जी की बात की तो तृणमूल कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की रेस में कम नहीं है। भाइयों और बहनों, शारदा चिट फंड स्कैम, 17 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा, 1900 करोड़ रुपए उनको वापस नहीं दिया। रोज वैली चिट फंड स्कैम, 31 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा लिया, 6,600 करोड़ रुपए अभी तक वापस नहीं दिए। कोल स्मगलिंग स्कैम, इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, गुंडा टैक्स कलेक्शन होता है यहां पे ट्रांसपोर्टर्स और परचेजर्स से, और यहां पे बंगाल की जनता का फायदा नहीं होता है। यहां पे सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का जो सिंडिकेट है उसको ये 24 घंटा पैसा दे। अब बात कर लेते हैं बिहार की राजनीति की, जो एक बार फिर से ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। लगभग 2 दशकों तक सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की खबरों में एक युग के अंत की चर्चा तेज कर दी है। और बता दें आपको कि सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद वे राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।